हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है या नहीं है, राइट। सो इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है अभी चुनावी राजनीति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो पहले तो हमने देखा इसमें क्या देखा, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसके यानी कि चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों थी, ठीक है। और उसके बाद ही हमने देखा यहाँ पे कि यदि चुनाव की ज़रूरत हमें समझ में आती है कि चलो ठीक है कि इस वजह से हमें चुनाव की ज़रूरत थी, और आई होप कि मुझे बताने की ये ज़रूरत नहीं होगी कि अब हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि जिनको भी नहीं पता वो कल का वीडियो देखें और आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि क्यों आखिर हमें चुनाव की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। तो ये भी हमने समझा कि लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या होने चाहिए, और हमने ये भी देखा कि क्या हमारे इंडिया में जो चुनाव होते हैं, दैट मीन्स जो इलेक्शन कराए जाते हैं, तो क्या वो एक लोकतांत्रिक रूप से कराए जाते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से, या कि कुछ अलग तरीके से। क्योंकि हमने ये बातें देखी थी पहले और दूसरे चैप्टर में ही कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की लोकतंत्र नहीं है, फिर भी वहाँ चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो एक लोकतांत्रिक चुनाव हम किस तरीके से कह सकते हैं, या किस तरीके के चुनाव को कि ये हमारे देश का चुनाव है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं जो कि हमने बात की। देन आता है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो आपस में होती है, क्या ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट में यदि हम चर्चा करें तो क्या होता है कि इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बात कही गई है कि चुनाव का मतलब ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि मतलब चुनाव में ऑब्वियस है कि कंपटीशन होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उसके खिलाफ हम देखते भी हैं कि लोग अपनी तारीफ में इतना मतलब लीन हो जाते हैं अपनी तारीफ करने में कि दूसरे की कितनी बुराई कर जाते हैं, शायद उनको खुद पता नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है, यानी प्रतिद्वंदिता दोनों में ही रहती है। और सबसे बड़ी यदि कई तरीके से हो सकती है, बट इसमें मेन रूप जो दर्शाया गया है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में ज़्यादातर प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता को मतलब प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई देते हैं जितने भी वर्ड, यानी कि ये कीवर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, और आप यदि नोट्स में अपने नोट किए होंगे तो आप बिल्कुल अभी देख सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र मीन्स क्या होता है, कौन सा मतलब एक ऐसा भौगोलिक एरिया होता है या क्षेत्र होता है जो कि कहाँ जहाँ पे मतदान कराए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बातें कही गई हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। हमने पढ़ा ना कि कई तरह से प्रतिद्वंदिता हो सकती है। तो ठीक है कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी कहीं पे मतलब इलेक्शन कराया नहीं जा रहा है, बस ये है कि मतलब नाम आता है, प्रचार कर रहे हैं अपना, तो पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता होगी, जैसे जितनी भी पार्टियां हैं उनके बीच में, राइट। लेकिन जब निर्वाचन क्षेत्र होता है और वहाँ पे यदि हम प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं तो फिर किसके बीच में आ जाता है, वो उम्मीदवारों के बीच में ये प्रतिद्वंदिता हमें देखने को मिलती है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगा। अब इसमें क्या बातें कही गई हैं कि अगर यदि प्रतिद्वंदिता नहीं रहती है तो चुनाव जो है वो बेमानी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बिना मान का चुनाव हो जाएगा। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है, यानी कि ठीक है कि आप कहते हो कि बेमानी तरीके से चुनाव फिर कराए जाएंगे, ये वो जो भी है। तो इसमें अब बात की जा रही है कि चलिए ठीक है, हमने देखा कि पार्टियों के बीच में भी क्या है, आपस में मतभेद है, प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी जो मतलब उम्मीदवार हैं, जिस पार्टी से जिसको भी सीट मिली हुई है, तो वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में भी प्रतिद्वंदिता होती है। ऑब्वियस है कि जैसे एक यदि हम बात करें नगर पालिका से 2-4 लोग क्या है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि मतलब उनमें मतभेद तो होगा ही, ठीक है, थोड़ी
प्रतिद्वंदिता तो होगी, सब चाहते हैं कि हम बने। तो अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई एक मतलब आप और हम दोनों ही क्या है वोट में खड़े हैं, तो आप तो ये नहीं चाहोगे कि हम ही जीते। कितने भी बहुत अच्छे हम, बहुत महान हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे कि सत्ता हमारे हाथ में ही आए, ठीक है। और यही होता है। तो इसमें बताया गया है कि आखिर ये ज़रूरी है या नहीं है, मतलब क्यों ज़रूरी है या अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे बात की गई है कि चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं, यानी कि जो चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है उसमें कुछ स्पष्ट हमें नुकसान दिखाई देते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि आप लोग ना भी सुने हो या सुने होंगे, तो अच्छी बात है कि पार्टी जो भी चुनाव की पार्टियां होती हैं, यानी कि जितने भी मेंबर होते हैं उनकी जो पार्टियां होती हैं और पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनमें अब हमें देखने को मिलता है कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, डायरेक्ट रूप से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो हर बस्ती, बस्ती का मतलब है कि आपके गांव शहर की जो भी आपके बस्तियां हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बंटवारे जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप घर में ही आप ले लीजिए कि आप किसी और के मतलब फॉलोवर हैं, आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो किसी और के फॉलोवर हैं। और क्योंकि हमेशा ये तो नहीं है, और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि हम सबकी सोच क्या होती है, एक जैसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम घर के बाहर निकलते हैं, पड़ोसियों की बात करते हैं, तो चलिए ठीक है कि हमारा घर पूरा यदि बीजेपी को वोट करना चाहता है, अभी यहाँ पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब जब कोई बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है, भाजपा एक पार्टी है, और भाजपा के उम्मीदवार जो होंगे, तो फिर हम पहले तो पार्टी देखेंगे, देन उम्मीदवार जो भी हमारे यहाँ से खड़े हुए हैं तो उन पे चर्चा होगी, ठीक है। तो अब इनमें क्या हुआ कि आप किसी भाजपा के समर्थक हो, तो आपके पड़ोसी कांग्रेस के समर्थक हैं, तो दूसरे आपके थोड़ी दूर के रिश्तेदार जो हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थक है। यानी कि यहाँ पे किसी एक का नहीं है कि अब आप जाके उनसे कहो कि नहीं नहीं हम भाजपा के समर्थक हैं और आप भी इसी में मिल जाओ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उनको अच्छाई कांग्रेस में दिख रही है, तो वहाँ पे प्रतिद्वंदिता तो बनती ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बात की गई है। और उसके बाद होता क्या है कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। यानी कि जो मैंने बताया कि बुराई करने में इतनी कर जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता रहता कि उन्होंने बोलते बोलते क्या क्या बोल दिया है किसी को। मतलब आप जाहिर सी बात है कि जब किसी को हम नीचे गिराएंगे तभी लोगों की नज़रों में हम महान बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब वो लोग एक पार्टी के जो लीडर होंगे वो दूसरी पार्टी की ऑब्वियस बुराई करेंगे कि अभी तक जिनकी सरकार थी क्या क्या किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमारी सरकार जब थी हमने इतना किया उतना किया, जितना भी किए रहेंगे नहीं किए रहेंगे वो सब चीज़ें गिनाते हैं, ठीक है। और हम ये आगे कर देंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम रोज़गार देंगे। दुनिया भर का आप बिल्कुल देखते होंगे और आप समझ सकते हैं, मुझे इतना बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आई होप, क्योंकि ये हर 5 साल पे अपना होता रहता है और अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे लोग स्पीच देते हैं अपना कि हमारे भैया जी ने, हमारे दादाजी ने जो भी है ऐसा किया, आप इनको सपोर्ट करिए, तो काफ़ी कुछ होता है। देन उसके बाद क्या होता है कि पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे आते हैं। अब पार्टियां और उम्मीदवार जो होती हैं, यहाँ पे जो भी पार्टियां हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं, ठीक है। और ये पार्टियां और उम्मीदवार, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, दैट मीन्स कि पार्टियां, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी पार्टियां हैं, और जो पार्टियां हैं उन्हीं में से आपके कस्बे में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में उम्मीदवारों को सीटें मिलती हैं कि ये भाजपा की सीट, मतलब कि इस उम्मीदवार को भाजपा की सीट मिली हुई है, इस उम्मीदवार को कांग्रेस की सीट मिली हुई है, ये उम्मीदवार इसका है, ये उम्मीदवार उसका है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, यानी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है, ठीक है। यानी कि अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो चुनावी दौड़ है
यानी कि यदि हम इलेक्शन के रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने ही नहीं देता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरते और उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, एक क्वेश्चन भी बन चुका है, पूछा भी जा चुका है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बातें कही गई कि जो एक बहुत अच्छा कि उनके पास सेंस भी है, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन समाज और देश सेवा में करने की चाह रखने वाले भी, चलिए ठीक है कि हमारे पास बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ हमेशा आते रहते हैं, आपके पास आते रहते हैं, लेकिन क्या है कि हम जब देखते हैं कि ये राजनीति तो कुछ और ही है। यानी कि यहाँ पे अब आप समझ सकते हो कि जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, जिसके पास यानी बुद्धि नाम की चीज़ ना हो, ठीक है, डजेंट मैटर कि आपके पास दिमाग है कि नहीं है, लेकिन आपके पास यदि पब्लिक को खिलाने के लिए कुछ है या कि दिखाने के लिए कुछ है, तो वहाँ पे आपका बोलबाला रह सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या बातें कही गई हैं कि यानी अच्छे लोग जो भी हैं, यदि समाज सेवा करना भी चाहते हैं तो वो ये जो चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जल्दी राजनीति में उतरना नहीं चाहते हैं। ठीक है। आपसे कोई कहेगा कि कब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बनोगे क्या, कि राजनीति को एक आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे देखा जाता है, क्योंकि उसका जो कार्यशैली है काफ़ी थोड़ा बेढंगी टाइप की है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसे इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आज का युवा वर्ग, ठीक है, या बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति के क्षेत्र में पीछे जाने से क्यों पीछे हटता है। यानी कि जो भी युवा वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो राजनीति, आपको पता है कि आप 25 वर्ष के यदि पूर्ण करते हो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, 21 वर्ष के होते हो तो आप, यदि 18 वर्ष के होते हो तो वोटिंग का राइट मिल जाता है, 25 वर्ष के होते हो तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि युवा, तो 25 वर्ष के आगे से युवा ही कहलाएंगे। ठीक है। तो जो भी युवा वर्ग है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो क्या करते हैं, राजनीति में जाने से पीछे हटते हैं। और जरा आप सोचिए कि मैं नहीं कहती कि सबका हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो राजनीति पे जाने का, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी युवा वर्ग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो राजनीति में कदम नहीं रखना चाहते हैं। और क्यों नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अकेले तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। और ईमानदार रहे तो और भी कभी हम उभरने वाले तो है नहीं, और इसलिए वो लोग पीछे हटते रहते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आपका भी जो ओपिनियन हो कि क्यों नहीं जाना चाहते लोग राजनीति में, बिल्कुल आप भी अपनी तरफ से सोचिए कि आखिर आप ही नहीं जाना चाहते तो क्यों नहीं जाना चाहते आप। यानी कि ठीक है, आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हो तो क्यों नहीं जाना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स से भी पूछोगे और भी लोगों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे यार राजनीति में मत पड़, बड़ी बेकार है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इनके यही कारण है जो कि आज हम राजनीति में जाना पसंद नहीं करते हैं। और हम का मतलब है कि जो भी ऐसा नहीं कि सब नहीं जाना पसंद करते हैं। एक युवा वर्ग जो कि अभी हम लोगों के एज के हैं, या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, दैट मीन्स जो अच्छे खासे इनोवेटिव आइडियाज़ रखते हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, तो वो ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं, यानी कि एक आदर्श दुनिया में जो हमारा संविधान लिखा गया था, हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे कुछ जमानत के तौर पे एडवांस जमा करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन उसकी ज़्यादा रकम नहीं होती है, अलग अलग हर एक उसके लिए होती है कि कितना आपको एक सरपंच के लिए जमा करना, कितना पंच के लिए जमा करना, पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती, इतना होता है कि एक आम आदमी भी उसको जमा कर सकता है। आप सुने होंगे कि इसकी जमानत भी जब्त हो गई है।
ठीक है। यानी कोई नहीं जीतता, बहुत अच्छे वोट नहीं पाता, 1 2 4 5 10 ऐसे ही पाता है, या उसकी डिमांड को पूरा नहीं करता जो कि जमानत वापस लेने के लिए होती है, तो आप सुनते होंगे कि इसकी तो जमानत ही जब्त हो गई है। यानी कि इतना भी इसके पास वोट नहीं था कि इसकी जमानत वापस आ जाए। तो वो जो पैसा जमा होता है और कुछ लोगों के सिग्नेचर भी होते हैं कि यहाँ पे, और आप देखते हो अभी हाल फिलहाल की 2009 की 19 की है या अभी की है शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें एक डाटा आया था, द हिंदू न्यूज़पेपर में ही आया था। वहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब जो नेता है, मतलब जो भी लीडर है, कम से कम नहीं तो उन पे आप मान के चलिए कि 50 से ऊपर ही केसेस लगे हुए थे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लीडरों पर। यानी कि जो ज़्यादा से ऐसा नहीं कि 1-2 को आप छोड़ दो, अपवाद हर जगह पे होते हैं। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि सबके लिए नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर केस लगे हुए थे। करप्शन का केस था, मर्डर का केस था, जो भी था, मतलब कि जितने भी लीडर थे, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीति कोई भी आसानी से नहीं कर सकता, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद है कि यहाँ पे क्या होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही यहाँ पे क्या की गई है कि राजनीति में आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नेता होते हैं, कुछ होते हैं, हम जैसे युवा वर्ग होते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए यूपीएससी चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन नेता लोग जो होते हैं वो लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही क्या करते हैं, राजनीति में आते हैं। कि काफ़ी अच्छा ये भी एरिया है जहाँ से कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हमारे हाथ में पावर होती है। तो लेकिन यहाँ पे हम, एक होता है ना कि फिर हमारा दिखावटी वाला ज़्यादा चलने लगता है, ठीक है। तो खैर राजनीति और यूपीएससी का कंपेयर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग, बस मैंने ये बताया कि जैसे हम बोलते हैं कि भैया हमें मतलब पब्लिक की सेवा करनी है, इसलिए हमें पब्लिक सर्वेंट बनना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम क्या करें, लोगों तक पहुँचने की, कि हमारे पास एक पावर भी होगी। और उस हिसाब से, क्योंकि अभी जो बात हम बोल रहे हैं आपको, सपोज मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब मैं एक जैसे सब नॉर्मल इंसान हैं वैसे ही हूँ। अब यहाँ पे यदि मैं बोलती हूँ कि महिलाओं के साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए और आप सबको माननी पड़ेगी, तो मेरी बात कोई भी नहीं मानेगा। और यदि मेरे इलाके में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, मैं वहाँ जाके कहती हूँ कि आपने ऐसा-ऐसा, मतलब आपको ऐसा सुधार करना चाहिए, फिर भी नहीं मानेंगे वो। लेकिन यदि वही मेरे हाथ में पावर होगी और यदि मैं एक बार मेरे जाने से ही कहना तो दूर की बात, यदि उनको पता चल रहा है कि डीएम मैम आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, जो भी हैं, तो वो मतलब तुरंत ही सारी व्यवस्थाएं एकदम से बिल मेंटेन कर लेंगे। क्योंकि उस जो कुर्सी का वहाँ पे हमारी इज्जत नहीं होती है, हमारी कुर्सी की होती है और हमारे काम की इज्जत होती है, ठीक है। लोग हमें इज्जत नहीं देते, ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि आज हम वही इंसान है जिसकी बात नहीं मानी जा रही है, और कुर्सी मिलने के बाद हम वही इंसान हो गए जिसकी मतलब नाम सुनने से ही उसकी बातों को बिल्कुल, मतलब कि उन्होंने ऐसा कहा तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि सारे बिल्कुल मतलब बात मानने के लिए रेडी हो जाएंगे बिना सोचे समझे। तो वहाँ पे सिर्फ हमसे नहीं है, हमारे पद से उनका कनेक्शन है, ठीक है। और वो हमारे पद की इज्जत करते हैं, और हमारे काम की, जिस दिन हमारा काम और हमारा पद बेकार हुआ उस दिन हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये बात हमेशा अभी हम कर रहे हैं तो भी दिमाग में होना चाहिए। और जब हम यहाँ से यदि पास आउट होते हैं, हमको अपना जो भी ड्रीम है वो मिलता है, तो वहाँ पे भी हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आज लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, जब तक हम इस कुर्सी पे हैं लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं। और जिस दिन ये कुर्सी हमसे छूटी, लोग मतलब कि जितनी वैल्यू एक आम इंसान की होती उतनी भी हमारी नहीं रहने वाली लोगों की नज़र में, ठीक है। तो ये बातें सारी हमारे माइंड में होनी चाहिए। खैर आप एथिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो क्या कहा गया है कि जो लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। कहते तो सब हैं कि हम जनता की सेवा के लिए, तो हम तो आपके लिए ही ये सारी काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है।
वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। यानी कि दुनिया भर में सिर्फ हम यहाँ इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं, ये बात माइंड में रखिएगा आप। पूरे हम विश्व की बात कर रहे हैं कि कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, कहीं पे भी हो, जो एक बार सत्ता जिनको मिल जाती है, जो उसका मजा चख लेते हैं, वो उसे दोबारा छोड़ना नहीं चाहते। चाहते हैं कि और इससे हम ऊपर चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन ये हमसे ना छूटे। ठीक है। और उसके लिए तो समाज सेवा में यदि लगे रहेंगे तो अपने लिए तो उनको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बस कहते हैं कि हम आपके लिए ही हैं, लेकिन होते तो अपने लिए ही हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यदि अब हम बात करें आगे की, तो इसमें क्या हुआ कि संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का, मतलब कि जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। यानी कि अब इसमें क्या बातें कही गई हैं कि ये जो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है कि उनके मन में ऐसा लगे भी कि चलो देश की सेवा थोड़ा बहुत करनी चाहिए, जनता की सेवा हमें कर ही लेनी चाहिए। तो ठीक है, उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, गलती से बाहर निकल भी आते हैं, तो अंदर तो हम सब कुछ चाहते हैं बहुत अच्छा अच्छा करने के लिए, लेकिन वो रियल लाइफ में यदि आ जाएं तभी हम माने कि हाँ ये सारी बातें अच्छी हैं। ठीक है। तो वो चाहते भी हैं, उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर भी मतलब यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उसका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल ही ना बैठे। यानी कि उनके मन में विचार हो कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक पार्क बनवा सकते हैं लोगों के बैठने के लिए। ठीक है। अब लोगों को लग रहा है कि हमें, मान लो किसी गांव में ऐसा है कि, या किसी स्टेट में जहाँ की बहुत ज़्यादा भूखमरी मची हुई है। ठीक है। अब वहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हमें क्या हो कि अच्छा खासा, मतलब थोड़ा बहुत जो भी है, अच्छा खासा नहीं, थोड़ा बहुत 2 टाइम की रोटियां मिल जाएं हमें, कुछ हमारी सरकार ऐसा करे कि हमें खाने को मिल जाए। लेकिन हमारी जो सरकार है वो चाह रही है कि हम जनता की सेवा करेंगे और एक यहाँ पे बढ़िया सा पार्क बनवा देते हैं जहाँ पे जनता आके बैठेगी सुबह शाम और जनता बहुत खुश होगी। लेकिन पब्लिक को नीड किसकी है? पब्लिक को नीड है कि हमारे नेताजी कुछ ऐसा करें कि हमें 2 वक्त की रोटियां मिले, और जब हमारा पेट मतलब खाली रहता है तो हमें कुछ भी अदर जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप जब वो हैप्पीनेस जो इंडेक्स आता है खुशहाली का, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या बातें कही जाती हैं कि सबसे पहले बेसिक जो लोगों की नीड होती है वो आपको पता है, रोटी कपड़ा मकान होता है। ठीक है। यानी कि भोजन होने चाहिए, उसके पास वस्त्र होने चाहिए, मकान होना चाहिए, एक रहने के लिए घर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रहने के लिए घर होना चाहिए। ठीक है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अभी हमें पार्क की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल पब्लिक के लिए कि बहुत अच्छा फील करेंगे कि हम एक पार्क में नेताजी बनवाए हैं, वहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे जब उनका क्या होगा कि उनका पेट भरा रहेगा तभी तो वो कुछ और सोच पाएंगे कि हाँ हमें पार्क में भी बैठना चाहिए या बैठना होता है। अदरवाइज वो क्या बोलते हैं, मतलब जब उनके पास कुछ होता नहीं है तो सब कुछ उनको ब्लैक ही ब्लैक दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें हैं कि हो सकता है कि नेताजी करना भी चाहते हो तो वहाँ की पब्लिक को उसकी नीड ना हो या उसकी आवश्यकता ना हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप यदि भूखे को भोजन कराओगे तो आपको ढेरों आशीर्वाद देगा, लेकिन आप यदि जिसको ज़रूरत नहीं है उसकी और उसको भोजन कराओगे तो वो उस भोजन में इतने नुक्स निकालेगा कि इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये टेस्टी नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन वहीं पे वही थाली का भोजन यदि कोई भूखा व्यक्ति जिसको रियल में नीड है आपने खिलाया, और उस व्यक्ति को ना तो ये दिखेगा कि नमक कम है या मिर्च कम है या कुछ भी कम है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको खाएगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। ठीक है। क्योंकि उसको नीड थी उसकी। अब यहाँ पे नेताजी चाह रहे हैं हम समाज की सेवा करेंगे पार्क बना के, लेकिन पब्लिक को नीड है अभी भोजन की, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फिर वही होगा कि नेताजी फ्लॉप होने वाले हैं। ठीक है।
तो इसमें यही बताया गया है कि यदि वो चाहते भी हैं तो उनकी हो सकता है कि स्थानीय लोगों को उसकी ज़रूरत ही ना हो जो वो करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, ठीक है। यानी कि जब ऐसी परिस्थितियां हमने देखा कि चलो ठीक है करना भी चाहते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जो पब्लिक को नीड ही नहीं है, तो फिर क्या करें। इसमें भी एक समस्या ही है कि मतलब इसको कैसे करें और जो भी वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र के बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि एक हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेता, यानी कि एक तो बात की गई कि जो भी राजनेता हैं उन अपने ज्ञान और चरित्र में थोड़ा बदलाव लाएं और सुधार लाएं। जो वो करना चाहते हैं वो ना करके जो पब्लिक की नीड है वो करें। और जब उनके पास थोड़ा बहुत बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, उनका चरित्र बेहतर होगा, तभी तो वो लोगों को समझ पाएंगे कि रियल में हम जो करना चाहते हैं पब्लिक को इसकी नीड नहीं है, पब्लिक को जिसकी नीड है हम वो काम करें। ठीक है। तो यहाँ पे नेताजी अपने मन से ना करके यदि पब्लिक के मन से करते हैं कि हाँ हमारे ये स्थानीय लोगों की ये समस्याएं हैं, हमें इनको दूर करना चाहिए, ना कि हम जो चाह रहे हैं हमें उनको दूर करना चाहिए। और उस हिसाब से वो थोड़ा अच्छे तरीके से अपना यदि देश सेवा करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और है कि ज़्यादा व्यवहारिक, ठीक है। तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेता, जो भी राजनेता हैं, तो क्या करें वो को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। यानी कि दूसरा तरीका और इसमें बताया गया है। और ये बात आप दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में भी आता है। तो ये 2 पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पर कि अभी की राजनीति व्यवस्था कैसी चल रही है, क्या करना चाहिए, यदि इनमें इतनी गड़बड़ी है उसमें सुधार के लिए, समाधान के लिए, तो समाधान में आप ये पॉइंट पुट कर सकते हैं कि वहाँ पे यदि जो भी राजनेता हैं, हमारे स्थानीय नेता हैं या कि हमारे जो भी मतलब स्टेट के लीडर हैं, उनमें से यदि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सपोज आप अपने गांव के सरपंच से लीजिए कि वो आपके गांव में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर वर्क कर रहे हैं, और हाँ मिलता भी है, अभी ये मिलने लगा है, जो भी पुरस्कार वगैरह है तो मिलता है। तो इसमें क्या हुआ कि यानी उनको पुरस्कार दिया जाए, ठीक है, उनको पुरस्कृत किया जाए। लेकिन जो वहीं पे अच्छा काम अदर स्टेट वाले या अदर क्षेत्र वाले नहीं कर रहे हैं बेहतर तरीके से, तो उनको दंड भी दिया जाए, ताकि लोग मजबूर होके क्या करें कि हमें कुछ तो प्रोत्साहित होके कि चलो हम अच्छा करेंगे तो हमको पुरस्कृत होंगे, हमारे स्टेट का नाम होगा, हमारा नाम होगा, और हम आगे दोबारा फिर भी सोच सकेंगे कि हमें अब फिर से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और दूसरा है कि चलो हम बेहतर नहीं करते हैं तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी, हमको दंड दिया जाएगा, तो वो इस डर से काम करेंगे। तो दोनों ही हमें ये प्रावधान अपनाने चाहिए ताकि बेहतर तरीके से काम हो सके। तो इसमें दोनों बातें कही गई हैं। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है। अब यहाँ पे तो ठीक है कि मतलब पुरस्कार भी देना चाहिए, दंड भी देना चाहिए। अब लीडर तो उनके सब वही हैं, तो अब इनका फैसला कौन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कि जैसे अब हम बोले कि पीएम जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनको दंड देना चाहिए। अब उनको दंड देगा कौन, क्योंकि हेड तो वही है, ठीक है। तो अब इसमें है कि मतलब पुरस्कार या दंड के फैसले में कौन काम करेगा या कौन करता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। यानी कि कौन करते हैं, वहाँ की पब्लिक करती है, ठीक है। और चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नेताजी चाहते हैं वो काम ना करके जो पब्लिक की नीड है, यदि वो काम करते हैं तो वो आगे के लिए भी मतलब लोगों के मन में बैठ जाएंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे लीडर हैं, लोगों की समझ को समझते हैं और जानना भी चाहते हैं, राइट। सो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या होगा कि यदि लोकप्रियता उनकी बढ़ी
तो उसमें मतलब जो भी मतलब चुनाव जीतने की संभावना या इलेक्शन में खड़े होने की उनकी फिर से रहेगी कि चलो पब्लिक की डिमांड है कि हमको यही लीडर चाहिए, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट। और पब्लिक की जो मतलब नीड है आप उस हिसाब से वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि पब्लिक आपको ही चुनेगी। उसके बाद क्या होता है, लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। यानी कि यदि वे अपने तरीके से कामकाज करते हैं और अपने जो भी कामकाज है उनका तो उनसे जो है पब्लिक को वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो अब ऐसे कि पब्लिक के हाथ में चलो ठीक है हमने बना दिया, 5 साल तक तुमको झेलेंगे, उसके बाद तो फिर हमारे हाथ में है कि हम किसे बनाते हैं या किसे चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी डर रहता है कि यदि हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो पब्लिक हमको सत्ता से गिरा देगी। और उसके बाद रहता है, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया हमको कि यदि उनको दंड और पुरस्कृत करने की बात आती है तो कौन कर सकता है, तो बिल्कुल जनता चुनती है और जनता ही वही सारे काम कर सकती है। उसके बाद है कि इस तरह यदि कोई मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, यानी कि सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमें समझ में आ चुका है कि जब ऐसे कुछ प्रावधान अपनाए जाते हैं कि उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि आप जनता की डिमांड को पूरा कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रहे हो तो आप समझ लो कि आपका क्या होने वाला है, ठीक है। चाहे वो पार्टी अपना जो भी मतलब कि हम राजनीति में आ जाएंगे या उनकी इच्छा है लोक सेवा नहीं भी करनी है, लेकिन उनकी मजबूरी बन जाती है सत्ता में आने के बाद कि उन्हें लोक सेवा करनी ही होगी, ठीक है। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे राजनीति में होता है कि मतलब यदि वो ठीक है कि अपनी पार्टी की वजह से सत्ता पे आ गए हैं तो ठीक है कि आ गए सिर्फ पार्टी के लिए, लेकिन मजबूरन उनको क्या करना पड़ रहा है, लोक सेवा करनी पड़ रही, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम लोक सेवा नहीं करेंगे तो ये लोगों के द्वारा ही हम बनाए गए हैं और लोगों के द्वारा ही हम इतने नीचे गिरा दिए जाएंगे कि जहाँ से फिर उठेंगे भी नहीं, ठीक है। और उसी तरह क्या होता है कि कुछ मार्केट भी होते हैं, तो यहाँ पे वो उसी ढंग से काम करते हैं। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही, और क्यों देना पड़ता है, अगर वह अच्छा सौदा नहीं देगा और महंगा भी दे रहा है तो ऑब्वियस है कि हम एक बार जाएंगे लेकिन दोबारा उसकी दुकान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, इसलिए उसकी मजबूरी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही दुकानदार है जो कि मतलब जितनी भी गर्ज लगाएगा कि हम इतने में दे रहे हैं और अच्छा भी नहीं है फिर भी लेना पड़ेगा। तुम नहीं दोगे, तुमसे बेटर दूसरा वाला है, वो सस्ता भी दे रहा, माल अच्छा भी दे रहा, तो फिर हम उधर जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसकी मजबूरी है उस बंदे की कि वो हमें अच्छा सामान भी देगा और अच्छी कीमत भी लगाएगा जिसमें कि पब्लिक ले सके, क्योंकि यहाँ पे प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है कि आप नहीं दे रहे हो तो आपके जैसे 10 हमारे और हैं जिनसे हम ले लेंगे, ठीक है। तो हमारी इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं कि हम सिर्फ आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही है कि यदि कई सारी पार्टियां हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास और भी चॉइस है, हम दूसरे को चुन सकते हैं, आपको बिना सोचे समझे ही हम छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ती, जो भी राजनेता होते हैं उनको मजबूरन पब्लिक सेवा करनी होती है। उसी तरह क्या हुआ कि ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक मुकाबले से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि इसमें बात की गई कि चाहे तुम कितना भी रो मरो तुमको सेवा करनी ही पड़ेगी यदि तुमको सत्ता में रहना है तो, और नहीं रहना है तो फिर आप बिल्कुल ऐश करो जितने दिन भी हो, यानी कि आप दिन गिनो फिर कि आप कितने दिन हो, ऐश करो। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश की जनता ही, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की जनता जागरूक है
अवेयर है तो वहाँ का देश की जो व्यवस्था होगी, शासन व्यवस्था होगी, बहुत सही तरीके से चलेगी, बहुत आगे देश डेवलप कर सकता है। लेकिन यदि जनता ही सोई हुई है, जागृत नहीं है, तो वहाँ का विकास जो है बहुत ढीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए दिन आंदोलन करते हैं, तब तो व्यवस्थाएं बेटर हो नहीं पा रही हैं। तो ज़रा सोचिए कि जहाँ हम बिल्कुल आराम से खाएंगे पिएंगे मस्त मौला सोते रहेंगे, उस देश की जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर सकती है। और हम वहाँ पे पढ़ भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े भी बिना पढ़े ही बोल रहे हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि यदि कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री अपना काम कर रही है, तो यहाँ पे वो काम इसलिए नहीं कर रही है कि मतलब वो चाहती है, वो काम इसलिए कर रही है क्योंकि उसे यदि सत्ता में रहना है तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में है। और जनता, यदि हमने ये भी देखा है कि यदि पब्लिक जो है, पब्लिक चाह ले तो अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पब्लिक को पूरे के पूरे राइट्स हैं और वो ये सारे काम कर सकती है। और यदि नहीं करती है तो देश की शासन व्यवस्था फिर आप समझ सकते हो कि कहाँ जा सकती है। चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, फिर भी वो तानाशाह में बदलने में उसे सेकंडों नहीं लगने वाला है। यदि जनता ने मतलब जनता में जागरूकता नहीं है तो कि पब्लिक सोच ले जो भी हो रहा होने दो, हमें क्या जाता, मतलब हमारा क्या जाता है, तो फिर उस हिसाब से सरकार भी करेगी कि जो भी हो रहा होने दो, हमारा क्या जाता है। यानी हमें तो मतलब अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, कुछ भी सब फ्री का मिल रहा है, हमें क्या है, हम भी खाएंगे मस्त रहेंगे, 5 साल तक रहना, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है एक लोकतांत्रिक देश में। अब यहाँ पे हमें अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि एक इंसान की कितनी वैल्यू होती है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। ठीक है, तो चुनाव की हमारी प्रणाली के बारे में हम यदि बात करते हैं तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और पूरा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये भी टॉपिक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ हम सब की इम्पोर्टेंस की बात होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक अनवांटेड इंसान भी, यानी कि जिसे हम बिल्कुल भी नकारा मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी हमारे यदि पृथ्वी में आ गया है तो वो भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए रखता है। अब पूछिए कहाँ पे रखता है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब वो जो पेड़ है, पेड़ों के लिए वो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है पेड़ों का भोजन बनाने में काम आता है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति की भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बहुत नकारा मान लेते हैं, जिसके मतलब हमारे नज़र में कि ये काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी निकम्मा निठल्ला है, वहाँ पे भी उसकी क्या है, कीमत है। तो किसी को भी, बस मेरा ये कहने का मतलब है, किसी को भी मतलब इतना गिरा हुआ नहीं समझ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। और हाँ, एक दिन आप में से किसी का कमेंट आया था कि गप मत मारिए, तो यह राजनीति है, यहाँ बिना गप के तो कुछ होने वाला नहीं है। सो मैं उनसे सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जिनको भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग देखिए। ठीक है, आपको जहाँ भी अच्छा लगे, जो भी गप नहीं मारते, आप बिल्कुल भी देख सकते हैं। ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ बहुत से आपको टीचर मिल जाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल भी आपको ये नहीं कर रहे कि नहीं नहीं आप हमें ही देखो, हमें ही सुनो, बिल्कुल नहीं। आप हम संविधान पढ़े, हमको सब कुछ सारी चीज़ें पता है कि हमें बहुत से राइट प्राप्त हैं, हम जिसको चाहें उसको पसंद करें, जिसको चाहे जिसके पास रहना चाहें उसके पास है, जिसे सुनना चाहें उसे सुने, तो कोई बाध्यता नहीं है। बट आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे ही पढ़ाना होगा। ठीक है, क्योंकि यदि 1-2 लोग भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सुन रहे हैं, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये पॉलिटी है, यहाँ पे जो गप की बात ही नहीं है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें समझानी पड़ेगी। और समझाने के लिए जब तक हम एक नेचुरल एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, वहाँ पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे जो मैं बोल रही हूँ। और मैं उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ जाइए। मैं कोई बाध्य नहीं करती हूँ कि आप मुझे ही सुनिए, ठीक है। लेकिन जो सुन रहे हैं प्लीज़ आप लोग मतलब ऐसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट मत करिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।